देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। अच्छे दिन का दावा करने वाली बीजेपी के दिन शायद इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं। सूबे में हाथ से सरकार गए जुम्मे 4 दिन हुए थे कि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले राजधानी जयपुर में भी कमल को जोर का झटका लगा। खुद के वोट में ही बीजेपी अपना मेयर बनाने में नाकाम रही। तमाम अटकलों के बीच बागी विष्णु लाटा बाजी मार गए। भाजपा के 18 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की, वो भी तब जब भाजपा के आधे दर्जन बड़े नेता आज दिन भर नगर निगम में डेरा डालकर जीत का दावा ठोकते रहे। लेकिन जब नतीजे आए तो मुंह छिपाकर रवाना हो गए। एक भाजपा पार्षद ने तो यहां तक टिप्पणी कर दी कि जयपुर लोकसभा सीट जीतना भाजपा के लिए अब नामुमकिन हो गया। तो क्या मान लिया जाए कमल के कुनबे में कलह है? जब पार्टी विद डिफरेंस पार्टी विद डिफरेंसेस हो जाने लगे, अच्छे दिनों पर बागियों के बादल मंडराने लगे, जब खुद के घर की दीवारें ही दरकने लगे, जब कोई अपना ही बागी होकर ताल ठोकने लगे और पंखुड़ियां ही कमल से किनारा कर बागी के साथ होने लगे, तो मान लीजिए साहब अच्छे दिन जाने वाले हैं। तो क्या मान लिया जाए कि कुनबे की कलह ने कमल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? पार्षदों तक को मैनेज करने में नाकाम रही बीजेपी कैसे उतरेगी चुनावी रण में? और सबसे बड़ा सवाल, समय रहते मान जाएंगे रूठे यार या फिर लोकसभा चुनाव में भी बागी करेंगे बंटाधार? बिग फाइट लाइव में बहस आज इसी बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक रफीक खान जी, हमारे साथ हैं बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग जी और साथ ही हमारे साथ हैं सीपीएम विधायक बलवान सिंह पुनिया जी। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। अहम सवाल रहेगा जोगेश्वर जी आपसे, आखिर क्या वजह मानते हैं आप पार्षदों तक को आप एकजुट नहीं कर पाए और खुद के बोर्ड में भी महापौर नहीं बना सके? ये एक खैर जयपुर शहर की राजनीति मुझे इतना ज़्यादा जानकारी नहीं है जी, लेकिन पार्षदों के इधर उधर होने के कारण ये आकलन कर लेना कि लोकसभा में ये हो जाएगा और विधानसभा में ये हो जाएगा, ये कोई इतने जल्दबाजी होगी। और पार्षद इधर उधर होते रहते हैं, कोई पहली बार नहीं हुए हैं, उनके भी हुआ होंगे कभी या कभी हमारे भी हुआ होंगे। लेकिन असर तो हर चुनाव का पड़ता है सर। इतना भी कोई हर देखिए, मैंने आज एक उदाहरण मेरे सामने किसी ने रखा जी, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो रहे हैं और उस समय मतदाता एक उम्मीदवार को जिता रहा होता है, दूसरे को हरा रहा होता है। ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। इसलिए ये कोई ये राजनीति है मैडम, जहाँ 2 और 2 4 हो, ये जरूरी नहीं है। 2 और 2 5 भी हो सकते हैं, 2 और 2 3 भी हो सकते हैं। बिल्कुल साहब, और ये राजनीति है, राजनीति में क्या होगा ये कोई कुछ नहीं कह सकता। खुद राजनीति के भी ये कभी कभी नहीं समझ पाते हैं कि आखिर अगला कदम क्या होगा या अगला परिणाम यहाँ पर क्या होगा। रफीक खान साहब, किस तरह से आप इसे देखते हैं? आज बीजेपी का ही वोट, बीजेपी के पार्षद यहाँ पर बागी बनकर आते हैं, बगावत करते हैं, महापौर बन जाते हैं। मैं गर्ग साहब को बताना चाहूंगा कि 2 और 2 तो हमेशा ही 4 ही होते हैं। हाँ। वो 2 और 2 में कभी फर्क नहीं होता। 2 और 2 कभी 5 नहीं हो सकते, कभी 6 नहीं हो सकते। 2 और 2 तो 4 ही रहेंगे। और ये बीजेपी में बिखराव है। बीजेपी में एक डिक्टेटरशिप की प्रणाली चली हुई है हमेशा से। ये जनप्रतिनिधियों के ऊपर डिक्टेटरशिप से कैंडिडेट थोपते रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि जनता ने तो इनको नकार ही दिया। असेंबली रिजल्ट इनके खिलाफ गया, जनता ने इनको नकार दिया। अब इनके खुद के कार्यकर्ता, खुद के पार्षद, खुद के जीते हुए लोग बाग, इन्होंने भी इनकी डिक्टेटरशिप स्वीकार करने से मना कर दिया। ये उसी का परिणाम है कि आज इनकी 2/3 मेजोरिटी होते हुए भी बोर्ड इनका नहीं बन पाया, इनका कैंडिडेट हार गया। और ये आने वाले लोकसभा की शुरुआत है। ये एक ऐसा रुझान है जो इनको समझना चाहिए कि जनता ने इनके खिलाफ मानस बना लिया है, मैंडेट इनके खिलाफ है और जनप्रतिनिधि इनके खुद के आदमी भी इनके खिलाफ है। लेकिन जोगेश्वर जी का कहना यह है कि इन चुनावों का, इस तरह के परिणामों का असर लोकसभा में पड़े, ये आकलन नहीं किया जा सकता, इसको आधार बिल्कुल नहीं माना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं पसंद नापसंद तो सामने आती है जब अपने लोग ही बागी होने लगे। चुनाव का जब अपने बागी हो जाए, जब अपने लोग ही दगा देने लगे, तो आप ये समझ लेना चाहिए, ये एक मतलब ये इसको दगाबाजी से ज्यादा आप ऐसे समझो कि ये उनका दमन हो रहा था। वो लोग बाग अपने आप को बीजेपी में रह के घुटन महसूस कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को एक तरीके से वहां से निकाला है। ये उसकी शुरुआत है। आज अगर लोकसभा में भी अगर ये
अपनी स्ट्रेंथ को एनालिसिस करेंगे तो वहां भी बहुत सारे लोग बाग घुट रहे हैं जो निकलना चाहते हैं इनके चंगुल से। शत्रुघ्न सिन्हा का एग्जाम्पल सबके सामने है। वो बार बार अपना इच्छा जाहिर कर चुके हैं, अपना मत बता चुके हैं कि डिक्टेटरशिप चल नहीं सकती है कहीं भी। डिक्टेटरशिप कभी भी नहीं चली, योगेश्वर जी, आगे भी नहीं क्या चलेगी। डिक्टेटरशिप है? लोग आजाद होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, ये वजह है कि 18 पार्षद आपके चले गए बागी के साथ, पहले तो मुझे लाटा को महापौर बना दिया गया। पहले तो मुझे रफीक साहब की बात पे एक शेर याद आ गया जी, मशहूर शायर का शेर है कि 2 और 2 का 4 हमेशा, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला। इसलिए ये राजनीति में कोई आकलन नहीं, कभी कोई आकलन नहीं हो सकता। अपन कविता भी पढ़ सकते हैं, किसी एक घटना के आधार पे पूरी राजनीति का आकलन नहीं होता है। और ये गलतफहमी रही। और रफीक साहब ऐसे आपके उदाहरण 50 हमने भी करवा लिए। ये 2 और 2 को 5 समझ बैठे, उसी एनालिसिस से हार गए। चलिए ठीक है, वही यही बात है कि क्या एनालिसिस यहाँ पर गलत हो गया। 44 नहीं, ये 50 हो जाएंगे, लेकिन 44 तो 44 ही रहेंगे, 50 कैसे हो जाएंगे? इन्होंने शेरों के माध्यम से उसको 50 ठीक है। करना। बलवान सिंह जी भी हमारे साथ हैं, सीपीएम विधायक हैं बलवान सिंह जी। बलवान जी, खुश- आप इसे किस तरह से देखते हैं? अपने ही पार्षद को संभाल नहीं पाए और बगावत के सुर यहाँ पर दिखे, तभी यहाँ पर क्रॉस वोटिंग नजर आई है। हार की वजह क्या आप मानते हैं कि अपने बोर्ड में अपना महापौर नहीं बन सका? ये जनता के बहुत सारे शानदार मुद्दों को लेकर के जैसे बीजेपी आई थी राज सत्ता में, मोदी जी का युग शुरू हुआ था, जनता को बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी और वो उम्मीद इतनी बड़ी। और चलिए इस बीच बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, इस बीच बड़ी और अहम खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है। मेयर विष्णु लाटा को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित किया है विष्णु लाटा को। पूरे मामले की जांच के लिए अब एक कमेटी बनाई गई है। अरुण चतुर्वेदी, सतीश पुनिया इस कमेटी में मौजूद रहेंगे, इस कमेटी के मेंबर होंगे। तो मेयर विष्णु लाटा पर एक्शन ले लिया गया है। भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है मेयर विष्णु लाटा को, क्योंकि उन्होंने बगावत की, नामांकन दाखिल किया, महापौर का चुनाव लड़ा। मनोज भारद्वाज जो कि बीजेपी के कैंडिडेट थे, उनके सामने ही महापौर के लिए खड़े हो गए, जिसके बाद जीत भी दर्ज की। लेकिन अब भाजपा की तरफ से एक्शन लिया गया है, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है विष्णु लाटा को। पूरे मामले की जांच के लिए अब एक कमेटी बनाई जाएगी। अरुण चतुर्वेदी, सतीश पुनिया भी इस कमेटी में शामिल होंगे। जी चलिए ठीक है। इनको ये समझाओ कि 1.5 साल तो पूरा कार्यकाल ही नहीं है, 1.5 साल तो कार्यकाल का ही नहीं बचा है। जितना भी है। आप ये इनको ये समझाओ, मेरे साथी को, ये गर्ग साहब लोगों की को, जितना भी है, 1.5 साल आप तो जाने। कार्यकाल ही नहीं बचा, 1.5 साल बाद की क्या बात कर रहे हैं? जितना भी बचा है, क्या जितना भी बात बचा कर है, रहे हैं? तो जल्दी जाएगा। कार्यकाल ही नहीं लोग बचा है। दल बदल रहे हैं, लोग इससे पहले तो बीजेपी से इलेक्शन हो मोह भंग जाएंगे। कर रहे हैं। इससे पहले तो जनता का मानस आ जाएगा। कांग्रेस के नेताजी से कहना चाहता हूँ, आप रुकिए एक बार। हाँ। बड़ी बात यह है कि अब जैसे खबर चली है कि 6 साल के लिए निष्कासन, मैंने देखा है जिन लोगों को कांग्रेस और बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है, अगले चुनाव में वही टिकट लेके आ जाते हैं। सवाल ये है कि आज देश की राजनीति करवट ले रही है इस बात के लिए कि जनता के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों का समाधान जनता खोज रही है, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में। और आप राजस्थान के विधानसभा का चुनाव का परिणाम देखिए, 26-27 लोग ऐसे जीत के आए जो कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले कई लोगों को मजबूत दिखे, लोगों ने उनको जिताया है। ये राजस्थान की विधानसभा चुनाव का परिणाम ये बात कह रहा है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों मुगालते में ना रहे। अगर आपने जनता की बात नहीं सुनी, आप में किसी में भी अहंकार आया, तो जनता आपको ठीक कर देगी। जोगेश्वर जी, आपने कहा कि चलिए लोकसभा चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इस तरह से आकलन नहीं किया जा सकता, ये आप मान रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आधा दर्जन आपके विधायक मौजूद थे, पूर्व मंत्री मौजूद थे, लगातार बातचीत की जा रही थी, सब पार्षदों को एकजुट होने की बात यहाँ पर कही जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसा परिणाम आता है तो चिंतन तो करना पड़ेगा। सोचने वाली बात यह है, इसको ऐसे ही नहीं नकारा जा सकता है। देखिए, मतदाताओं की संख्या जितनी कम होती है उतना ही इलेक्शन ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कुल 75 कुछ या 90 कितने वोटर हैं आपके नगर निगम में, तो 91 तो जितनी संख्या कम रहती है उतना मुश्किल हो जाता है चुनाव। उसमें कब कौन किधर खिसक जाए कहना बहुत मुश्किल होता है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि अनहोनी ये बीजेपी के साथ ही हो गई, ऐसे 50 उदाहरण कांग्रेस के साथ भी हो चुके हैं। मैं इनको और क्लियर कर दूं, ये होते चुनाव रहते नहीं हैं। है, लेकिन ये कहीं ना चुनाव कहीं नहीं है, तो गतिरोध तो चुने हुए है। जनप्रतिनिधियों हाँ, का, अंदरूनी ये तौर पर पार्टी के गतिरोध लोगों का, है ये। ये तो पार्टी के लोगों का फैसला है। बिल्कुल ठीक है रफीक जी। और जोगेश्वर जी, आप हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी ये है, अगर इस परिणाम को देखा जाए तो बीजेपी के अंदर भी तो गुटबाजी ही नजर आ रही है।
है? देखिए, जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पार्टी पर हावी हो जाती है तब ऐसा होता है। टिकट मेरे भी 2 बार कटे हैं, उसके बावजूद मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। और कई लोग होते हैं इनका पहली बार टिकट करते पार्टी छोड़ जाते हैं, ऐसा कांग्रेस में भी होता है, ऐसा बीजेपी में होता है, और सिर्फ इनके सीपीएम में ऐसा नहीं होता। ये कैडर बेस्ड पार्टी, प्योरली कैडर बेस्ड पार्टी है, मैं तारीफ करना चाहूंगा। बाकी सब पार्टियों में ये चलता रहता है। कभी बीएसपी, वो आपका माननीय विधायक है कांग्रेस के राजकुमार शर्मा, कभी बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो, और फिर बीएसपी से विधायक हो गए, फिर आपके साथ हो गए, निर्दलीय हो गए, तो होता है। कांग्रेस के रहे जिनको आपने लड़ाया। हाँ, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। बहुत है, बहुत बिल्कुल ठीक है रफीक जी, लेकिन बार बार बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठते रहे हैं विधानसभा चुनाव के पहले भी कि गतिरोध है, गुटबाजी है कांग्रेस के अंदर, और इसलिए ये सब एक नहीं हो पा रहे। सीएम के चेहरे को लेकर भी सवाल उठने लगे थे, लेकिन अब क्या कहेंगे आप इस स्थिति को? कितना आसान आपको लग रहा है लोकसभा चुनाव? अब कांग्रेस में अगर गुटबाजी होती, कांग्रेस जग में जाहिर अगर है, गतिरोध होता, जग जाहिर है। तो 19 आदमी, 19 के तीन ग्रुप है 19 आपके, तीन कांग्रेस की व्हिप के साथ हमारे अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास की एक आवाज पे और एक साइड वोट नहीं डलता। हम हमारे 19 आदमियों ने वोट डाला, जो 6 निर्दलीय हमारे साथ सपोर्ट में थे उन्होंने एक साथ वोट डाला। तो गुटबाजी कहां कांग्रेस बिल्कुल में? ठीक कहा आपने। निर्दलीय प्रताप सिंह जी खाचरियावास के निर्देश कांग्रेस पर ये के सत्ता का दुरुपयोग है। कोई सत्ता का दुरुपयोग नहीं है। वो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। अध्यक्ष तो मंत्री भी है, माननीय मंत्री भी है वो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है अपने कांग्रेस के पार्षदों को से बात करने की, उनको मोटिवेट करने की, एक फैसला लेने की। और कांग्रेस में अगर मतभेद होता तो 19 के 19 वोट एक साथ नहीं डलते। कोई मतभेद नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस जो पार्टी जो फैसला लेती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के फैसले देखे मैंने कांग्रेस के 29 साल हो गए मेरे को राजनीति में, बिल्कुल बहुत सारे फैसले उल्टे सीधे होते देखे। पर रफीक साहब, जो बात मैं नहीं बोलना चाहता था वो आपने ही बोल दी। ये आपके एक कैबिनेट मंत्री इस काम में लगे हुए थे और ये सत्ता का सरासर दुरुपयोग करके आधे दर्जन विधायकों की मौजूदगी थी, चाय नाश्ता चल रहा था और बिल्कुल आश्वस्त थे कि जीत तो होनी है, और इसके बाद जब परिणाम आते तो उलट परिणाम आते हैं। हमारी पार्टी के पार्षद इतने थे कि जीत होनी थी। हमारे तो जिला बैठ गया, कांग्रेस ने अपना, इसीलिए तो ये चिंता का विषय है सर, इसीलिए तो सोचने वाली बात है कि जब हमारे पार्षद हैं, इतने वोट हैं, 63 हमारे पार्षद हैं, तो जीतना तो तय होना चाहिए था। ऐसे में फिर ये क्यों हुआ? इसलिए तो ये बहस का भी मुद्दा बन जाता है। और हमारा तो खाली पार्टी का फैसला था हुआ ना कि सत्ता का लोभ देखकर, हमारे सत्ता का लालच देखकर, सत्ता का दबाव देखकर हमारे सदन में तो आपके पार्षद बिक गए, आपके पार्षद बिक गए, हो सकता है। फिर पार्टी के प्रति प्रेम की क्या बात रहेगी? जो बीजेपी के लिए जान देने की बात करते हैं, बीजेपी को ही अपनी मां कहते हैं, ऐसे में तो अगर पैसे के लिए या फिर सत्ता का लोभ, आप खुद कह रहे हैं, ऐसे में खरीद लिया गया उनको। जोगेश्वर जी, हाँ, जिस समय उनको पार्षद का टिकट दिया होगा, ठोक बजा के नहीं दिया होगा, और जब ऐसे ही उधार के लाके टिकट देता तो वो ठीक है। आप चलिए, ये वजह आप बोल रहे हैं जोगेश्वर जी, आप ये वजह बोल रहे हैं, लेकिन एक और अहम बात है, जब नगर निगम की बैठकें हुई हैं, कभी भी सुचारू रूप से बैठक नहीं चल पाई। हमेशा महापौर को लेकर नाराजगी देखने को मिली, फिर चाहे पहले निर्मल लाहटा हो, इसके बाद अशोक लाहोटी हो। आप अपने ही पार्षद को खुश नहीं रख पाए। अपने ही पार्षदों की अगर सुनवाई नहीं होगी तो वो क्या करेंगे? वो ये रास्ता नहीं चुनेंगे। जरूरी तो है कि वजह सिर्फ खरीद फरोख्त हो। ये दृश्य एकमात्र जयपुर दमनकारी नीति है। इन्होंने हमेशा जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की। एक टेन्योर में इनके 3-3 मेयर बदल जाते हैं। ये डिसीजन जनता की राय पे, जनप्रतिनिधियों की राय पे नहीं लेते हैं। ये अपनी इच्छा से डिक्टेटरशिप के आधार पर निर्णय लेते हैं। उसी का परिणाम है कि लोगों ने क्रॉस वोटिंग करी और एक आदमी इनका बागी होकर के चुनाव लड़ा और वो चुनाव जीते। बिल्कुल। जोगेश्वर जी, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मुझे कोई खास नहीं कहना इसमें। अच्छा, इस पर आपके पास चलिए कोई जवाब नहीं है शायद, या फिर आप कहना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, बलवान जवाब आप समझे। बलवान जी, आपने कहा बिल्कुल दमनकारी नीति रही है हमेशा से। लेकिन बलवान जी ने एक बात और कही कि जो भी अहंकार में आएगा, जो भी एक तरफा सोचेगा, उसके साथ परिणाम यही होगा। बलवान जी, आपने कही राजसत्ता में बैठा कोई पार्टी, ये नहीं कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, कोई पार्टी राजसत्ता में आकर के अगर अहंकार में आ गई और जनता की बात नहीं सुनेगी, जनता से जो किए हुए वादे ईमानदारी से पूरा करना छोड़ो, ईमानदारी से उनकी तरफ कदम बढ़ाए, तो भी जनता ये सोचती है कि हमारे काम लगे। और आज जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे एक आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले जयपुर की ये घटना हुई, ये गांव के ग्रामीण तक नहीं पहुंचती थी। आज फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है। अभी घंटे पहले घटना हुई है, आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये बात पहुंच जाएगी। आज जमाना बहुत टेक्नोलॉजी का है। हर कुछ
जैसे ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब मंत्री वहां गए हुए थे तब कोई हो गया होगा। मैं ये कहता हूं मंत्री करे चाहे कोई प्रधानमंत्री करे चाहे कोई मुख्यमंत्री करे, जनता की पैनी निगाह है। जनता से जो वादा करके राज में आए वो जनता के काम करे और करने का कम से कम ईमानदारी से प्रयास तो बेहतर हो। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश सही तो कह यहाँ रहे पर की जानी चाहिए। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ रामनारायण मीणा जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस विधायक है। रामनारायण जी स्वागत है आपका। रामनारायण जी, आज जो हुआ, महापौर नए चुने गए, बगावत करके आए हैं, बीजेपी से नाराजगी, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी के अंदर कलह नजर आ रही है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा आगामी लोकसभा चुनाव में? क्योंकि एकजुट तो पार्षद ही नहीं रह पाए यहाँ पर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहने को अनुशासित पार्टी है, हाँ। लेकिन भौतिकवाद या दक्षिणपंथी पार्टी होने से ये वामपंथी या साम्यवादी पार्टी की विचारधारा नहीं है, ये दक्षिण, तो इनमें ये कुछ होना ही होना है और एक किस आधार पे होता है वो आप सब जानते हो। तो भारतीय जनता पार्टी में पहले जब राज नहीं था तब अनुशासन की बात होती है, सत्ता प्राप्ति की पदलोलुपता जो है बहुत आगे बढ़ गई है और ये आगामी लोकसभा चुनाव में राजस्थान में नहीं, ये पूरे देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, पूरे देश में असर देखने को मिलेगा, ये आप कह रहे हैं। लेकिन जोगेश्वर जी, ये चलिए इस पे आप मुस्कुरा रहे हैं, जरा प्रतिक्रिया दे दीजिए जोगेश्वर ये जी। जन भावना दबाते हैं, डिक्टेटरशिप करते हैं और ये इनकी डिक्टेटरशिप का ही नतीजा है। चलिए, ये अगर आज आप केंद्र में भी अगर कोई ऐसा मौका मिले तो वहां भी ये हाल होगा इनका। वहां इनके एमपी बिल्कुल नाक आए हुए बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी से, वो भी तैयार बैठे हैं पार्टी के खिलाफ वोट करने के लिए। 2 महीने का वक्त भी नहीं बचा जब आ जाएगा यहाँ पर सामने। दिल्ली तो हम संभाल लेंगे, फिलहाल अपना कर्नाटक संभाल लो आप। हाँ। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस एक महापौर को प्राप्त करके, एक महापौर प्राप्त करके आप इतने खुश हो रहे हो, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमारा महापौर था तब हमारे विधायक हारे हैं, तो आपका महापौर हो गया तो आपका लोकसभा सांसद जीत जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। जयपुर के इतिहास में ये पहला इंसिडेंट है जब 2/3 मेजोरिटी होने के बावजूद ये अपना बोर्ड हार गए हैं। 2/3 मेजोरिटी के बावजूद ये इतिहास में पहली घटना ऐसी है जिसमें इतनी बड़ी मेजोरिटी के बावजूद इसका मतलब समझो 18 आदमी, एक आदमी 2 आदमी की बात नहीं हो रही है। 18 आदमी जब क्रॉस वोटिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको लीडरशिप का डिसीजन मंजूर नहीं है। बिल्कुल। और बीजेपी से आप जोगेश्वर जी आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपके लिए भी ये आसान नहीं और आप अलग अलग तर्क यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन एक अहम बात हो जाती है, विधानसभा चुनाव में अगर 2013 से बात की जाए, एक अच्छा मैंडेट मिला 163 का, इसके बाद उपचुनाव में आपको हार का सामना करना पड़ा, विधानसभा चुनाव आप हारते हैं, आपके महापौर बनने की बारी आती है, आप आश्वस्त थे, 63 पार्षद आपके, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं बन पाता है। ऐसे में कहीं ना कहीं तो इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। हालांकि आपको क्यों लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? बीजेपी एकजुट है, आपको ऐसा क्यों लगता है? एक वजह बता दीजिए। देखिए, रफीक साहब नए हैं, रामनारायण जी पुराने हैं, इनको याद होगा कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री होते थे हरियाणा में, पुराने से डिसीजन नहीं बोलते, भजन लाल जी मुख्यमंत्री होते थे। 77 में जब इंदिरा जी हार गई, संजय गांधी हार गए, सरकार चली गई, तो भजन लाल जी अपने पूरे के पूरे विधायकों के साथ, पूरी सरकार के साथ जनता पार्टी में आ गए थे। और वो घटना आप यदि भूल गए तो फिर उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास। ऐसे चीजें होती रहती राजनीति में। ऐसे प्रश्न ये नहीं उठता है, प्रश्न ये उठता है, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 व्यक्तियों की डिक्टेटरशिप है। यही कारण है कि मुरली मनोहर जोशी जैसा लर्नेड आदमी शांत होकर बैठा है। मैं लालकृष्ण आडवाणी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। यशवंत सिन्हा जैसा आदमी आज उसको बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है। अरुण शौरी जैसा आदमी जो नेशनल फेम के नहीं, जिनको वर्ल्ड में जानते हैं, सारी बात है, उनको आज ये स्थिति क्यों पैदा हुई? जोगेश्वर जी, प्रश्न ये पार्टी का नहीं है, पार्टी हारेगी जीतेगी वो तो वर्तमान परिस्थिति में है, लेकिन जिस तरह की डिक्टेटर साहब के, आप जो प्रजातांत्रिक तरीके की बात करते थे, क्या प्रजातंत्र है? बात का जवाब दे रहा हूँ मैं। कांग्रेस के नेतृत्व के डिक्टेटरशिप के कारण शरद पवार कांग्रेस छोड़कर गए, ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़कर गई, अजीत जोगी कांग्रेस छोड़कर गए, ऐसे कितने उदाहरण दूं मैं आपको? राजस्थान में रहते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। किसके कारण गए? और किसके कारण गए? डिक्टेटरशिप के कारण गए। कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष बलवान मैं जी, एक ठीक है। निवेदन करना चाहता हूं। घनश्याम तिवारी जैसा आदमी रामनारायण जी, बीजेपी में नहीं है। रामनारायण जी रुको। आप शरद पवार के, आप शरद यादव के, आप ममता बनर्जी के, आप किसी के उदाहरण दीजिए, आप आज के उदाहरण दीजिए, पर देश के नौजवान के, देश की जनता की राजनीति के मूड को बांपना पड़ेगा। देखो, जिसने तानाशाही की है वो परास्त हुए हैं। मैं जोगेश्वर जी से कहना चाहता हूं, हालांकि मैं इनकी विरोधी पार्टी का हूं, पर आप परास्त होना चाहते हो क्या?
भाई जिन्होंने जो दादागिरी, लोकतंत्र के अंदर दादागिरी नाम की, तानाशाही नाम की चीज कोई सहन नहीं करेगा। और नहीं चलती है, अब तो स्थितियां ऐसी बन गई, लोगों को सॉफ्ट होना पड़ेगा, खास करके लीडरों को सॉफ्ट होना पड़ेगा, हर व्यवस्थाओं को नरमाई से पेश आना पड़ेगा, लोगों को सुनना पड़ेगा। बड़ी बात तो है। रफीक जी, एक अहम बात है, क्या आप ये वजह मानते हैं कि एक बार महापौर बनने के बाद शायद महापौर अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझने लगे थे, अपने पार्षदों की नहीं सुन रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और उसका बदला कह सकते हैं कि अब ले लिया पार्षदों ने, क्योंकि भाजपा की ये तो है ही है, ये बात तो अपनी जगह है ही है। हाँ। लेकिन जनप्रतिनिधि के ऊपर जब आप अपना फैसला ऊपर से सौंपते हो और उनकी राय के बगैर काम करते हो, तो ऐसा विद्रोह होना लाजमी है, ये स्वाभाविक बात है। जब आप जनता के मैंडेट को दबाने की कोशिश करते हो तो ऐसा होता ही होता है। यानी आप मनोज भारद्वाज को और लेकर आप बोल रहे हैं। आज का टाइम आप समझो, अब जैसे विधानसभा चुनाव की ये बात कर रहे थे, इसमें भी आप एक बात को गौर करो कि 84 विधायक 200 असेंबली में नए चुन करके आए हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं। तो आप ये समझो कि लोग बाग, ये जनता ये चाहती है कि जो आदमी काम परफॉर्मेंस नहीं करता है, काम नहीं करता है, उसको दोबारा देखना नहीं चाहती है। यही हाल इनका यहाँ है। ये उप महापौर थे बहुत टाइम से, लेकिन ये कोई भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। जनता ये नहीं चाहती थी, इनकी पार्टी ये नहीं चाहती थी, इनके पार्षदगण ये नहीं चाहते थे कि ये रिपीट हो, लेकिन इन्होंने उसमें अपना ऊपर से डिसीजन थोपा। उसका ये परिणाम है कि इन्हीं के पार्टी के लोगों ने इनके खिलाफ मतदान यहाँ पर किया। रोकना चाहेंगे, इस वक्त खुद महापौर विष्णु लाटा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। विष्णु जी, सबसे पहले तो बधाई आपको महापौर बनने की फर्स्ट इंडिया की तरफ से। जानना आपको ये से चाहेंगे कि महापौर तो आप बन गए, लेकिन बीजेपी से आपको निष्कासित भी कर दिया गया है, पहली प्रतिक्रिया इसे लेकर किस तरह से आप देखते हैं इस फैसले को? मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार जी। और मुझे पता नहीं है कि मेरे को किसने निष्कासित किया है, मेरे पास तो अभी कोई इस तरह की कोई सूचना नहीं है। हाँ। जी। नहीं, लेकिन फर्स्ट इंडिया आपको सूचना दे रहा है सर कि अभी ये खबर आई है कि आपको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। बगावत आपने की, आप इसके पहले पीछे का रीजन बताइए जरा, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही है कि आप क्यों सामने खड़े हुए, आप ही खुद जवाब दे दीजिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, इसके अंदर कोई भी पार्षद चुनाव लड़ सकता है। बिल्कुल। और ये कोई संबल का तो चुनाव था नहीं। हाँ। पार्षदों के बीच का चुनाव है, पार्षदों ने हमें मेयर बना दिया, हम मेयर बन गए। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताइए सर, 63 पार्षद थे बीजेपी के, बीजेपी से आप बगावत करके आते हैं, आप महापौर के लिए खड़े होते, जीत भी जाते हैं, और इससे पहले भी जब फर्स्ट इंडिया ने आपसे बात की थी, जब रिजल्ट आए भी नहीं थे, आपने कहा था कि आप महापौर बनेंगे। नहीं, आप किस बात को लेकर आश्वस्त थे? कैसे आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि आप जीत जाएंगे? हाँ, हम इसलिए कि हम लगातार 4 साल से नगर निगम में जनता की सेवा करते आ रहे हैं और सब पार्षदों से हमारा व्यक्तिगत संपर्क है। इस बात से हमें पूरा कॉन्फिडेंस था कि सब पार्षदों का हमारे ऊपर विश्वास है, प्रेम है, आशीर्वाद है, इस कारण से हम मेयर बनेंगे। चलिए ठीक है, और इसलिए आप बन भी गए सर, लेकिन अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? क्योंकि इन 4 सालों में जो देखा गया है, कभी भी बैठ के नहीं हो पाई, हमेशा हंगामे की भेंट चढ़ी, पार्षद हमेशा नाखुश नजर आए क्योंकि उनके खुद के काम नहीं हो रहे थे, वो क्या जनता के बीच जाके जवाब दे। आप किस तरह से अब इस तस्वीर को बदलेंगे, क्योंकि 9 महीने का वक्त आपके पास है? मैडम, 2 महीने में एक बार जनरल बॉडी बैठक बुलाने का प्रावधान है जी, और मैं इसको पूर्ण रूप से एक्ट के अनुरूप 100% बैठ के बुलाएंगे और सब पार्षदों से लगातार संपर्क में रहेंगे। हम तो कहते हैं 2 महीने में ही क्यों, 15 दिन में क्यों नहीं बैठक हो जाए। सब पार्षदों से बात करेंगे और विकास की पूर्ण रूप से सुनिश्चित योजना बनाएंगे और जयपुर की जनता की सेवा करेंगे। विष्णु जी, क्या आप कांग्रेस में जाएंगे? कांग्रेस का बड़ा साथ मिला है, आपने कांग्रेस को खास तौर से धन्यवाद भी दिया है क्योंकि कांग्रेस के सभी पार्षद आपके ये साथ मुझे रहे। पता नहीं है। थैंक यू। चलिए ठीक है, ये आपको पता नहीं है या इसका जवाब नहीं देना चाह रहे हैं विष्णु लाटा जी, लेकिन उनका ये भी कहना है कि साहब को उन्हें ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं। जी कांग्रेस में जोगेश्वर चले जी, जाएंगे, कोई गारंटी नहीं खुशी है। की बात नहीं है जी। हाँ। खुशी की बात तो सिर्फ इतनी है कि आपने अपना प्रत्याशी उतारा और वो औंधे मुच्चित आया, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए तो खुशी की बात है ही है। जोगेश्वर हमारा जी, हाँ। प्रत्याशी हार गया, पर जिसको आपने बनाया वो भी आपका नहीं बना अभी तक, वो भी अभी तक हमारी भाषा बोल हम रहा है। अपने पराये की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने अभी पराये की वो बात साफ ही तौर नहीं कर पर रहे कुछ हैं। नहीं कह रहे, ये हाँ। भी राजनीति है जोगेश्वर जी, ये भी राजनीति है कि थोड़े इसलिए टाइम कह रहा हूं, बाद लोकसभा सोच चुनाव में समझ क्या के होगा कौन- अभी से कुछ नहीं कह सकते आप। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में आपको झटका लगने वाला है, आप तैयार हो जाओ। कोई अभी बात झटके देखेंगे। सहन रामनारायण करने जी, की आदत बना लो रामनारायण आप। जी, इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? क्योंकि देखिए अब बीजेपी के अंदर कलह नजर आ रही है और यही वजह थी कि पार्षद नहीं हुए साथ।
इसका असर कहीं ना कहीं होगा, रिफ्लेक्शन होगा लोकसभा लेकिन चुनाव में। ये- क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता है? ये प्रदेश व्यापी हवा बनेगी। जयपुर हमारी स्टेट कैपिटल है, यहाँ नगर निगम का स्वरूप अलग है। ये स्टेट वाइड हवा बनेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के अनुशासन की कल्ले खुलेगी, भारतीय जनता पार्टी के कामों की खुलेगी। और जो चुन के आए हैं वो निश्चित तौर पे इनके, चूंकि वहाँ एमएलए हैं, उसी आधार पे एमपी आएगा, उनके खिलाफ काम करेंगे और संभावना कांग्रेस की ज्यादा बनेगी। ये इसमें कोई जोगेश्वर जी मतलब आप अपनी सरकार के बलबूते हर नगरपालिका में ये करने वाले हो? नहीं, सरकार के बनने की बात नहीं हो रही है, आप मैंडेट समझो। सरकार का प्रश्न नहीं है। विधानसभा जीते हैं, हम 8 विधानसभा में से क्या 5 क्या विधानसभा सरकार के प्रश्न नहीं है, क्या समझ रहे हैं? जोगेश्वर जी, आप उसको किस तरह से ले रहे हैं? ये आप इस मैंडेट की तरीके बात से कर समझ रहे हैं, रहे हैं? पब्लिक में मैसेज क्या आएगा। बता दीजिए, बीजेपी की बात हो रही है ये। हम 8 जयपुर की 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा जीते हैं। बहुत बड़े नेता हैं। जोगेश्वर जी की बात क्लियर कर दूं कि ये मैं कोई जनता का आपकी बुराई मैंडेट नहीं कर समझे। रहा हूं। हम ऑलरेडी 8 विधानसभा जयपुर में से 5 जीत चुके हैं, ये इनको मालूम होना चाहिए। रामनारायण जी जोगेश्वर मीणा जी। बहुत वरिष्ठ नेता है, मेरे साथ पहले भी 2 बार विधायक रहे हैं, मैं इनके साथ रहा हूँ, सांसद भी रहे हैं। और इन्होंने जो अभी बोला है मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। इन्होंने कहा है प्रदेश के अन्य नगर निकाय में भी इस तरह का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत का माहौल बनने वाला इन्होंने है। ये इसका कहा है मतलब कि ये इसका है कि मैसेज सरकार जाएगा। के इन्होंने ये सरकार कहा के है बलबूते कि पे जो आपने जयपुर में राजस्थान की किया, वो आप कैपेसिटी सबसे है करने वाले और हैं। यहाँ का ये सबसे वहाँ बड़ा के- ठीक है, बोर्ड है। उनका कहने का मतलब तो ये है ना कि ये सिर्फ जयपुर की बात हो रही है, इसका असर पूरे प्रदेश में पड़ेगा। मत करो बात को। जोगेश्वर जी, आपने इन्होंने उनको ये मैसेज कहा दिया है, इसका है, मैसेज पूरे आपने राजस्थान में जाएगा। उनको आपने एक मैसेज हाँ, वो दिया मैसेज है। ही जा रहा है ना आपके मैसेज जाएगा, आपके कांग्रेस मैसेज कार्यकर्ता जाएगा, ये तो मैसेज नेगेटिव ये हुआ। है, ऐसे करो मैसेज ये ये है तो कि अगर आप नेगेटिव हुआ, डिक्टेटरशिप मैसेज तो करोगे फिर नेगेटिव हुआ, कहीं नकारात्मक तो यही मैसेज परिणाम हुआ। होंगे। वो कर्नाटक में आप क्या कर रहे हो? अगर आप डिक्टेटरशिप करोगे ये कर्नाटक में तो क्या इसके कर रहे हैं, यही इसलिए उसको परिणाम छोड़ो। आप कौन कहाँ क्या करता है, आपने मेघालय में क्या किया, आपने किस स्टेज में क्या नहीं किया। आपको जितना आपकी पार्टी में अनुशासन है, हरियाणा में पहली दफा जीतने वाले एमएलए को आपने मुख्यमंत्री बना दिया, सीनियर्स को दरकिनार कर दिया। ये अहमद पटेल जी की में- राज्यसभा का इलेक्शन भूल गए। और राजस्थान आपने पहली दफा एमएलए ये बात ये कर रहे हैं, ये बात ये कर रहे हैं। सर इतनी सारी इन्होंने बहुत क्या सारे किया? उदाहरण हैं, इन्होंने बहुत सारे उदाहरण हैं। वक्त यहाँ इन्होंने थोड़ा बेहतर है कि हम इन्होंने राजस्थान को लेकर ही बात गुजरात करें। में जोगेश्वर जी, अहमद पटेल हम जी के राजस्थान को इलेक्शन लेकर में बात क्या करते किया, वो एग्जाम्पल नहीं देना हैं। चाह रहे। रफीक जी, हम राजस्थान को लेकर बात करते हैं क्योंकि वक्त भी यहाँ पर खत्म होने वाला है। लेकिन रफीक जी, ठीक है, आपने कहा कि नाराजगी थी, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसको देखते हुए आज ये परिणाम सामने आए हैं। लेकिन साफ तौर पर तो महापौर जी भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ जाएंगे, या उनका कहना है कि बीजेपी से नाराजगी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, बिल्कुल ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि चलिए भविष्य हमारे- देखेंगे बाद में कि हमारे कौन जो साथ आता है। कांग्रेस के जो पार्षद थे, हाँ। जो हमारे पार्षद थे, वो एकजुट थे। हमारा डिसीजन एक था, हम एक प्लेटफॉर्म पे रहे। हम सत्ता में नहीं होते हुए भी एक प्लेटफॉर्म पे रहे। हमारा बोर्ड में कोई भागीदारी नहीं थी, उसके बावजूद भी हम एक प्लेटफॉर्म पे रहे। और ये जो 2/3 मेजोरिटी लेके बैठे थे, ये बिखर गए। इसका मतलब ये है कि डिक्टेटरशिप आज कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा। और रामनारायण जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इनकी बात को ये तोड़ मरोड़ के बोल रहे थे। अभी मैं इनको जवाब देना चाहता हूं इस बात पे। रामनारायण जी ने ये कहा कि अगर ये मैसेज, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है, ये सबसे बड़ा बोर्ड है, यहाँ का मैसेज पूरे राजस्थान में जाता है। अगर ये और कहीं भी डिक्टेटरशिप और करेंगे लोकसभा चुनाव में तो असर इनको ये पड़ेगा। परिणाम देखने को मिलेंगे। ये ठीक है। डिक्टेटरशिप की राजनीति आज कोई टॉलरेट नहीं करेगा। ये बार बार कर्नाटक जा रहे हैं, कर्नाटक की बात करते हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि ये अहमद पटेल के इलेक्शन की बात नहीं करते गुजरात में, जहां इन्होंने क्या कुछ लेकिन नहीं अगर किया। लोकसभा की 25 सीटों की बात करें जोगेश्वर जी, लोकसभा की 25 सीटें, ठीक है, आपने कहा कि इसका असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये प्रदेश भर की बात नहीं, जयपुर की बात कर रहे हैं। लेकिन जयपुर शहर की अगर लोकसभा सीट की बात की जाए, वो तो बीजेपी का गढ़ रहा है। नहीं, ये राजस्थान में 26 सीट जीतने की भी बात कर सकते हैं, इनका कोई वो नहीं है। जोगेश्वर जी ये तो बड़ा तंज कर दिया। कल से जयपुर आप शहर लोकसभा जोगेश्वर जी संसदीय के ऊपर, बीजेपी के क्षेत्र ऊपर, बीजेपी हाँ। का गढ़ है और रहेगा। हाँ। इसीलिए कोई यहाँ एकाध कांग्रेस बार पार्टी एक 5 चुनाव सीटें जीती केवल है। महेश जोशी एक चुनाव जीते हैं, हाँ। उसके अलावा पिछले 30-35 साल में कोई चुनाव कांग्रेस कभी नहीं जीत 30-35 पाई है। साल में और कांग्रेस आगे 5 सीटें भी नहीं कोई जीती। इतना असर नहीं 5 पड़ने सीटें वाला। असेंबली कांग्रेस जीती है, इसका मतलब समझो आप। हाँ, ठीक है। 8 में से 5 सीटों पे कांग्रेस ने विजय हासिल करी है। ठीक है, बलवान और जी, 6ठी सीट 25 के सीटों ऊपर की बात की जा रही है, सब 6ठी कमीशन सीट है, के वो कांग्रेस रिजल्ट की पे बात करे या बीजेपी की आपके बात चैनल करे। पे पट्टियां लेकिन ये चली, जो बदलाव कालीचरण देखने को मिल सराफ रहे जी हैं, ने कभी बीपी कोई आई बहुत होने पर जीतता है गोलियां तो खाई। हार का सामना करना पड़ता है। 6ठी लेकिन सीट इन की सबको यही छोड़ के हालत अगर थी, आप लोकसभा समझो की इस बात बात की को। जाए, इसे कैसे देखेंगे आप? क्योंकि लोकसभा चुनाव ही सबसे बड़ा परीक्षा है, सबसे बड़ा परिणाम रहेगा। ये जोगेश्वर जी ये कह रहे हैं कि हाँ। कांग्रेस ने कॉन्स्पिरेसी करके और इस मेयर के खिलाफ षड्यंत्र रच करके इसको हटाया। तो मैं जोगेश्वर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी 2-3 महीने बचे हैं लोकसभा के चुनाव में, आप एकदम मुस्तैद हो जाओ और इनकी जहां भाई, कल तक आपके भी तो 163 एमएलए थे, आपका सिस्टम था,
आप मुस्तैद हो जाओ, जहां जहां ये षड्यंत्र करें और राज के दबाव से कुछ करें, उससे पहले आप ताकीद हो जाओ। मेरा तो एक निवेदन है सुझाव और स्पष्ट, सद्भावना हाँ के मेरा धन्यवाद। तो एक निवेदन है स्पष्ट, राजनीति के लिए, बीजेपी कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं राजनीति के लिए कह रहा हूं। षड्यंत्र का, झूठ बोलने का, झूठे नारों का कोई महत्व नहीं बचा। कोई करेगा वो खता खाएगा। इसलिए लोकसभा के चुनाव में बीजेपी इस मुगालते में रहे कि हम तो 18 ले लेंगे, 15 ले लेंगे, 20 ले लेंगे। कांग्रेस भी इस मुगालते में थी। सट्टा मार्केट बोल रहा था कि 150 सीट आ रही है, 99 पर अटक गए। मुगालते में कोई ना रहे, जनता की बात। जोगेश्वर जी, बात पे मैं फिर अब रिपीट करना लोकसभा चाह रहा चुनाव हूं, में कैसे जयपुर में बीजेपी नैया पार कांग्रेस करेगी, क्योंकि अभी भी 25 मिशन 25 ही है और आपका। 6ठी सीट पे आपके जोगेश्वर जी। चैनल पे पट्टियां चली। हाँ, एक मिनट रफीक जी, एक मिनट रफीक जी, एक मिनट की गोलियां खाई, रफीक जी, एक मिनट उन्हें सुन लेते हैं। मुश्किल से एक नैरो ठीक है मार्जिन से रफीक जी, हाँ चुनाव जोगेश्वर जी। हमारा मिशन 25 है और उसके लिए हम जी जान से प्रयास करेंगे। और ये सारे ऐसे इतने बड़े राजनीतिक दल में और इतने छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, होंगी, उनको भी हम निपटाएंगे, उनसे होने वाले नुकसान की भी भरपाई करेंगे और 25 की 25 सीटें दोबारा जीतने की हम भरसक कोशिश करेंगे और ईश्वरी कृपा रही तो जरूर जीतेंगे। मैं आपको एक बात बताना चलिए, चाहता ठीक है, हूं हाँ, रफीक जी। कि जो आदमी जयपुर जैसे बोर्ड को छोटी मोटी बात से संबोधित करता हो, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बोर्ड है और जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह है, जहां इनकी 2/3 मेजोरिटी है, राजस्थान की कैपिटल है, उसको ये छोटा मोटा इंसिडेंट रफीक जी, वो होता ही है, तो रफीक आप जी। ये मान के चलो कि ठीक है। इनका पूरा राजस्थान में बाजा बजने वाला है। बिल्कुल रफीक जी, होता है कि जब आप जीत जाते हैं, छोटे चुनाव को भी जीतेंगे तो वो बड़ी जीत कहलाती है, और अगर किसी बड़े चुनाव को भी आप हार जाते हैं तो छोटी मोटी बात हो जाती है। और वही जोगेश्वर जी भी जवाब, बिल्कुल नहीं, वो जवाब ऐसे ही होते हैं सर, जवाब ये ऐसे ही देते हैं, क्योंकि अगर अभी जीत गए होते तो ये बड़ी जीत होती। रफीक जी, इस बात को समझिए। जयपुर का बोर्ड छोटी मोटी चीज नहीं है। जयपुर में मेयर चलिए बनना रफीक कोई जी, साधारण बिल्कुल, बात ये नहीं है। आपकी प्रतिक्रिया। चलिए अगर वोटों के हिसाब से एक मिनट आपको रोकना देखोगे, चाहेंगे एक बात रफीक मैं जी। आपको बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल, अभी लौटते हैं सर, आपके पास लौटेंगे। अगर सर, वोटों के हिसाब से लौटेंगे। इस देखोगे वक्त तो ये बीजेपी सबसे बड़ी के जगह है। प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी ने क्या कुछ कहा इस हार के बाद, वो पहले सुन लेते हैं। आज नगर निगम जयपुर के महापौर के चुनाव में पार्टी के सदस्य और पार्षद रहते हुए विष्णु लाटा ने चुनाव लड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान के विरुद्ध है और अनुशासनहीनता है। इसके लिए संविधान भारतीय जनता पार्टी का कहता है कि उनको 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाने का प्रावधान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से विष्णु लाटा को 6 वर्ष के लिए निष्कासित करता हूं और एक कमेटी जो बाकी प्रकरण की जांच करेगी उसके लिए श्री राजेंद्र गहलोत और सतीश पूनिया और अरुणजीत चतुर्वेदी, इन तीनों को कमेटी बनाता हूं ताकि वो जल्दी जल्दी इस पर रिपोर्ट दें। तो चलिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी को आपने सुना, जिन्होंने साफ कर दिया 6 साल के निष्कासित किया गया यहाँ पर विष्णु लाटा को। हालांकि इससे पहले जब वो हमारे साथ जुड़े थे हमने ही उन्हें जानकारी दी, उन्होंने कहा कि इसे लेकर मेरे पास कोई जानकारी नहीं कि निष्कासित किया गया, लेकिन अब तस्वीर साफ हो चुकी है और अब तो विष्णु लाटा को भी पता चल चुका होगा, महापौर को भी, कि वो निष्कासित किए जा चुके हैं बीजेपी से। रफीक जी, अब एक्शन तो बीजेपी की तरफ से ले लिया गया है, जिस तरह से उन्होंने किया, बगावत की, और डिक्टेटरशिप का डिसीजन है। फिर से आप डिक्टेटरशिप मानेंगे? डिक्टेटरशिप, जो आदमी अपने पार्षदों की आवाज नहीं सुन सकता, अपने कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुन सकते और उनके अगेंस्ट फैसला लेंगे, कोई एक आदमी का फैसला नहीं है, 18-19 आदमियों ने इनके अगेंस्ट फैसला लिया है, तो उसमें अगर ऐसे डिसीजन होते हैं तो ये डिक्टेटरशिप ही है। दूसरा ये है कि जब आप अपनी पार्टी के अंदर किसी आक्रोश को दबाने के लिए और उनके ऊपर से कैंडिडेट सौंपोगे तो इसी तरीके के परिणाम सामने आएंगे। और मैं 100% श्योर हूं कि अगर आज कोई टेस्ट इनके लोकसभा में होगा तो वहां भी यही परिणाम सामने आएंगे। जोगेश्वर जी, फिर वही डिक्टेटरशिप वाली बात कही जा रही है। 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, इसे भी कांग्रेस डिक्टेटरशिप मान रही है, जो एक्शन आपकी तरफ, आप लोगों की तरफ से लिया गया है। एक बात तो ये कहूंगा मैं
कि यदि डिक्टेटरशिप के कारण इस तरह से बगावत होती है तो आपके संयम लोढ़ा आपसे बगावत करके, आपका समर्पित कार्यकर्ता आपके खिलाफ चुनाव लड़के जीत के आया, आपका खुशवीर सिंह आपके खिलाफ चुनाव लड़के जीत कर आए, वो भी आपकी डिक्टेटरशिप के कारण हुए क्या? दूसरी बात ये, मैं इसको छोटी मोटी घटना इसलिए कर रहा हूँ दोबारा, मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक मिनट आपके बीच में, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, प्लीज रफीक साहब। जब पार्टी की स्क्रीनिंग होती है तो कई सारे कैंडिडेट के नाम आते हैं, सभी पे सहमति नहीं बन पाती, या आपको मालूम है सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, कांग्रेस किसी पार्टी को किसी कैंडिडेट को देती है, और कई बार ऐसा भी होता है कि चयन में डिक्टेटरशिप के कारण। जोगेश्वर जी, इस पर जवाब दीजिए, आपने कहा छोटी मोटी घटना क्यों कहा? दूसरा जवाब ये रफीक साहब, जिन बागियों की हम आज बात कर रहे हैं वो इलेक्टेड प्रतिनिधि हैं। सर उन्हें भी सुन लीजिए, ठीक है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ज्योति खंडेलवाल कांग्रेस की मेयर थी जयपुर में, तब पूरे जयपुर शहर में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, और लोकसभा की भी सीट भी आप हारे। ठीक उसी प्रकार मैं कह रहा हूं, अब हमारा मेयर था जब यहाँ हमारी 5 सीटें हारी है विधानसभा की, तो आप इस एक मेयर प्राप्त करके आप इतना खुश मत होइए, इसका लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। चलिए, ये आप मान रहे हैं सर, लेकिन रामनारायण जी लोकसभा चुनाव के ट्रेलर के रूप में इसे देखें, लोकसभा चुनाव के पहले का एक ट्रेलर है, ये जो आज परिणाम आए इसको एक ट्रेलर के रूप में देखें। देखिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और भी बहुत से बिंदु हैं। इन्होंने जिस प्रकार से शासन किया है वो शासन हिंदुस्तान में सही नहीं, जितनी बेरोजगारी बढ़ रही है वो भी कारण होगा, किसानों की आत्महत्याएं वो भी कारण होगा, और भारतीय जनता पार्टी का ये घड़ा भर चुका है डिक्टेटरशिप का। उसको मैं पाप तो नहीं कह सकता, डिक्टेटरशिप बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतने पाप के, इतने लोगों को मौतें हुई है और इतने बेरोजगार हुए, उनकी इनको निश्चित तौर पे पार्लियामेंट में ये आप पूरी बीजेपी को लेकर बोल रहे हैं, या पूरी बीजेपी। लेकिन रफीक सर, एक अहम बात ये भी हो जाती है कि जब इन्होंने कहा कि चलिए पूरी बीजेपी की आप बार बार बात कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है इसलिए, लेकिन इसे इस तरह से भी तो देखा जा सकता है क्योंकि हम नगर निगम की बात कर रहे हैं। पहले महापौर निर्मल लाटा बनते हैं, उन्होंने पार्षदों की सुध नहीं ली, ना उनकी सुनी। इसके बाद अशोक लाहोटी बनते हैं, उनसे भी पार्षदों की नाराजगी थी। गलत महापौर या महापौर बनाने के बाद महापौर ने अपने आप को सब कुछ समझ लिया, ये भी तो हो सकता है कि अब पार्षद इसलिए साथ नहीं दिया पार्षदों ने। जनता ने इनको भरपूर मैंडेट दिया, ये 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा से चुनाव जीते, लेकिन इनका जो मेयर का चयन करने का तरीका है वो सही नहीं था, वो इन्होंने डिक्टेटरशिप से किया, ऊपर से थोपे। जो पार्षदगण थे उसमें असंतोष रहा हमेशा ही, और हर एक चयन पे असंतोष रहा, इनके उसमें गुटबाजी रही। पहले किया, इनको पहले वाला डिसीजन बदलना पड़ा। दूसरा कैंडिडेट क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। रफीक सर, जोगेश्वर जी एक लास्ट कमेंट, एक लाइन। ये अभी जो रामनारायण जी ने कहा, कुछ पॉइंट गिरे हैं जो हमारे खिलाफ जाएंगे लोकसभा चुनाव में, तो जनता लोकसभा चुनाव में वोट देते समय ये भी देखेगी करोड़ों लोगों के आवास बने, मकान बने हैं, करोड़ों लोगों को घर में गैस मिली है, करोड़ों लोगों को घर में बिजली कनेक्शन गए हैं, करोड़ों लोग घर में शौचालय बने हैं, करोड़ों लोगों को भामाशाह योजना से इलाज हुआ है, और अब आयुष्मान भारत योजना से इलाज होना शुरू हो गया है। हुआ है सारा काम, फिजिकल सारी जनता देख रही है। वक्त यहाँ पर खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि सामने वाले से लड़ना तो आसान है, आप सामने अगर कोई है उससे लड़ाई लड़ी जा सकती है, लेकिन अगर अपने ही सामने खड़े हो जाएं तो उनसे लड़ना मुश्किल हो जाता है, और वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये लड़ाई किस ओर जा रही है। और यही वजह है कि आश्वस्त है जीत को लेकर बीजेपी, लेकिन इसके बावजूद 18 पार्षदों ने साथ नहीं दिया, और यही वजह है कि जो बगावत करके महापौर के लिए लड़ने के लिए सामने खड़े हुए विष्णु लाटा वो जीत गए। हालांकि वजह यही बताई जा रही थी, लेकिन अहम सवाल ये उठता है कि क्या इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? क्या बीजेपी का मिशन 25 आसानी से फतेह कर पाएगी, या इसका असर, इस परिणाम का असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा? हालांकि अब देखना होगा, कुछ ही महीनों का वक्त और बचा है जब परिणाम भी सामने होंगे, और क्या परिणाम आते हैं उस पर नजर भी हमारी बनी रहेगी। चलिए, बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।